पकड़ लो मेरा हाथ और दोस्ती कर लो मुझसे, क्योंकि मैं आपका गणित का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई से भी मीडियम के मेरे दोस्त हैं तो आप इस चैनल पर कंफर्टेबल रहेंगे। सीधा टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं वीडियो पर। क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नोइंग आर नंबर, संख्याओं की जानकारी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपके लिए बता दूं, किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देंगे। अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि हमें इंट्रोडक्शन इसका बहुत अच्छे से आता है, 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन पर जाना है और आपका समय बचाना है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके टाइम की फिक्र हमें है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, वह अंक क्या होते हैं, मतलब नंबर्स एंड डिजिट को हम समझेंगे, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। इसके बाद हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे कि हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उसमें हमें फाइंड करना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये हमने तय कर लिया। इसके बाद हमें मिलेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, या इसके अतिरिक्त आपको कुछ डिजिट दे दिए जैसे 7, 3, 5, इनकी सहायता से आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आप इन्हें कैसे बना पाएंगे, और इनके बाद हम सीखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही और अवरोही क्रम, या दूसरे शब्दों में जिसे हम घटता या बढ़ता क्रम कहते हैं, इसमें हम अरेंज किस तरह से करेंगे संख्याओं की तुलना सीखने के बाद। इसके बाद हम यूज ऑफ कॉमा सीखेंगे। जैसे संख्याओं के बीच में आपने अल्पविरामों का प्रयोग देखा होगा कि कहां कहां कॉमा लगाना है, ये हम समझेंगे। अच्छा, कॉमा का यूज भी 2 तरह से होता है, क्योंकि हमारी जो संख्याओं को हम गिनते हैं उन्हें भी 2 तरह से गिना जाता है। एक होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक होती है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति को जैसे हम करोड़, अरब, खरब इस तरह से गिनते जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो संख्यांकन पद्धति होती है उसके अनुसार हम मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में काउंट करते हैं। अच्छा, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है और इन दोनों में कॉमा का यूज में किस तरह से अंतर होता है, इस चीज को भी हम समझेंगे। इसके बाद हम संख्याओं की प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान का प्रयोग करते हुए संख्याओं को प्रसारित रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको जानेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर। अरे आप चिंता मत करिएगा, हंसते खेलते कूदते में कब हमारा पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले देखते हैं नंबर्स एंड डिजिट। जी हाँ, क्या देखते हैं हम, नंबर्स एंड डिजिट। इनमें अंतर क्या होता है, या आप हिंदी में समझें कि संख्या व अंक, इनमें क्या अंतर होता है। कई बार हमें एक ही लगते हैं, आपको अंतर पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर मैं इस लेवल से समझाऊंगा कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा उसे भी पूरा 100% आएगा। जी हाँ, समझते हैं। जैसे आपके सामने 4 लिखा हुआ है, क्या ये संख्या है? जी हाँ, ये संख्या है। ये एक प्राकृतिक संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, प्राकृतिक पूर्ण क्या होती है, इन्हें हम आने वाले समय में सीखेंगे। अभी आप ये समझिए कि ये एक संख्या है। क्या ये अंक है? जी हाँ, 4 इज ऑल्सो डिजिट, मतलब कि ये एक अंक भी है। तो ये संख्या है और ये अंक भी है। तो फिर अंतर क्या होता है, आगे समझते हैं। जैसे हमने 23 लिखा हुआ है, क्या 23 ये एक संख्या है? जी हाँ, ये एक संख्या है, दिस इज अ नंबर। अच्छा, इसमें अंक क्या है, तो अंकों को समझिए, अंक क्या है, डिजिट क्या है। 3 एक अलग डिजिट है, 2 एक अलग डिजिट है। ये 2 और 3 से मिलकर जो 23 बना हुआ है वो पूरा एक नंबर है, जबकि 2 एक अंक है, जबकि 3 भी एक और अंक है। अच्छा, आपको नंबर्स और डिजिट में तो अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संख्याओं की तुलना किस तरह से करते हैं। मतलब कि संख्याओं की तुलना से मतलब हुआ कि कंपेयरिंग नंबर, मतलब कौन सा, जैसे हमें कुछ अंक दे दिए या संख्याएं दे दी, तो कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, इसे हम देखते हैं। जैसे अब हमें क्या सीखना है, संख्याओं की तुलना करना है। संख्याओं की तुलना सीख रहे हैं अब हम, संख्याओं की तुलना करना सीख रहे हैं, कंपेयरिंग नंबर। अच्छा, हमें कोई नंबर दिए हुए हैं, जैसे 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इन्हें तो अब तो आप बच्चे रहे नहीं कि 8 बड़ा है या 6 बड़ा है। पापा आम लाते होंगे तो आपसे पूछते होंगे कौन लेगा, मैं सबसे ज्यादा लूंगा, मैं 2 लूंगा, ये 1 लेगी छोटी बहन।
तो वहां पर आप करते क्या थे, ज्यादा जो बड़ा नंबर होता था उसी को तो चुनते थे आप। और किसी भी चीज में देख लीजिए, अगर पिटाई लगने वाली बात है तब आप कम वाला नंबर जरूर चुनते होंगे कि मुझ में कम पढ़नी चाहिए, इसमें ज्यादा पढ़नी चाहिए। जी हाँ, वहीं पर आप सीख चुके हैं कि नंबर अंक हमारा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन और आगे हम इन्हें कैसे जानते हैं, जैसे इन्हें देखकर तो आप बता देंगे कि ये 6 छोटा है और 8 हमारा बड़ा है। जैसे हमें कुछ और नंबर दे दिए, जैसे मानकर चलिए ये 8 नहीं बल्कि 28 है और ये हमारा केवल 6 है। इनमें नंबर पहचानना है कि कौन सा बड़ा है। तो पहला हमारा काम क्या होगा, संख्या के अंकों को गिनना है। क्या करना है, संख्या के अंकों को गिनना है। अंक क्या होते हैं हम समझ चुके हैं। इसमें अंक कितने हैं, 1 2। इसमें टोटल अंक कितने हैं, 2 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, इसमें ओनली 1 डिजिट है, 1 अंक है। तो अच्छा, जिसके अंक ज्यादा होंगे वही संख्या हमारी बड़ी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, जिसकी संख्या बड़ी होगी, जिसके अंक ज्यादा होंगे वही हमारी संख्या बड़ी होगी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, और आगे समझते हैं हम। जैसे ये 28, ये 6 ना होकर ये हमारा 26 होता। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले वो एक स्टेप होगी हमारी अंकों को गिनना है। इधर अंक गिने 1 2, इधर हमारे पास कितने अंक मिले, 2 अंक मिले। इधर भी हमने अंक गिने, कितने अंक मिले, 2 अंक मिले। अच्छा, अंक दोनों के बराबर हैं, फिर हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो सुनिए, ऐसी स्थिति में जब अंक बराबर होते हैं तो हम संख्या के अंतिम अंक को देखते हैं, लास्ट डिजिट को देखते हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अच्छा, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। मानकर चलिए ये 3 है। क्या है, ये 3 है। तो हमें अंतिम अंक, जो अंक हमारा बड़ा होगा उसी संख्या को हमें बड़ा मानना है। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, अंकों को गिना, अंक बराबर निकले, हमने लास्ट डिजिट को देखा। लास्ट डिजिट इसका 2 है जबकि इसका 3 है। तो जिस संख्या का लास्ट डिजिट बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई हमारे सामने बड़ा नंबर दिया हुआ है 2 6 9 और इधर हमें दे रखा है 2 5 8। ये नंबर हमें कुछ दे रखे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर गिनना है। इधर कितने हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। इधर कितने हैं, 1 2 3। इधर भी कितने अंक हैं, 3 डिजिट है, 3 अंक हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, संख्या के अंतिम अंक पर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, संख्या के अंतिम अंक पर। इधर क्या है, 2 है। इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है, ये भी 2 है। फिर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट अगर सेम है तो लास्ट सेकंड देखना है। कैसे, लास्ट देख लिया, अब 6 को देखना है। इसका लास्ट सेकंड देखा तो ये 5 है। कौन सा बड़ा है दोनों में, ये 6 बड़ा है, तो ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले हमने संख्याओं को गिना, संख्या जिसकी ज्यादा थी उसे मान लिया। अगर संख्या बराबर है तो संख्या के अंतिम अंक पर पहुंचे और जिस संख्या का अंक बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। अच्छा, अंतिम बराबर है तो लास्ट सेकंड देखना है। अच्छा, लास्ट सेकंड भी बराबर होता तो लास्ट थर्ड देखना है, लास्ट फोर्थ देखना है। इसी तरह से हमारा क्रम चलता जाएगा और हम संख्याओं की तुलना कर पाएंगे। अच्छा, लास्ट अंतिम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ये है 4 2 6 9 8। एक और नंबर लिखते हैं 4 2 6 8 9। ये हमने देखा। सबसे पहले संख्या के अंकों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। इसे देखते हैं 1 2 3 4 5। संख्या के अंक बराबर है, लास्ट डिजिट पर पहुंच जाइए। कहां पहुंचना है, लास्ट डिजिट। ये 4 है, ये भी 4 है। लास्ट सेकंड को देख लेते हैं, ये 2 है, ये भी 2 है। ये 6 है, ये भी 6 है। लास्ट थर्ड भी देख लिया, ये 9 है जबकि ये 8 है। तो बस ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये भी बराबर होती तो हम लास्ट को देख लेते। इस तरह से हम संख्याओं की तुलना करना तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप इनको सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा कि आप संख्याओं की तुलना आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। संख्याओं की तुलना हम सीख चुके हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब हम सीखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कैसी होती हैं। जैसे आपसे बोलें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, उन्हें कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके फोन में कितनी बटन होती हैं, कितनी कीज होती हैं जिससे आप नंबर लिखते हैं, या कैलकुलेटर में टोटल कितनी कीज होती हैं। इधर देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 और 0, इन केवल 10 अंकों की सहायता से हम बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर सभी नंबर इनकी सहायता से लिख देते हैं। अच्छा, अगर 9 के बाद हम गिनती की बात करें, काउंटिंग की बात करें तो क्या आता है, 9 में 1 ऐड करेंगे जैसे ही हमें मिलेगा 10। आप ध्यान से देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है। अंक हम समझ चुके हैं क्या होते हैं कि सबसे बड़ा अंक होता है 9। 10 कोई अंक थोड़ी है, 10 1 और 0 से मिलने वाली एक संख्या है। अच्छा, 9 में एक जोड़ा, ऐसे ही ये 10 आ गया। मतलब कि 9 से बड़ा अगर आप सोचें क्या कोई एक अंक की संख्या है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 9 से जैसे ही हम एक आगे बढ़ते हैं तो हमें 10 मिलता है, जो कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अच्छा, ये सबसे छोटी संख्या क्यों है, क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है और इसमें से हम जैसे ही एक माइनस करते हैं, एक घटाते हैं, तो हमें 9 मिलता है, जो कि एक अंक की संख्या है। तो इससे हमें यह पता चला कि 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जबकि 9 सबसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, अब गिनतियों को और आगे बढ़ाते हैं। 10 के बाद 11 12, इस तरह से ये चलता जाएगा। 97 98 99 और इसके बाद हमने लिखा 100। ध्यान से देखिए संख्याओं को। 97 98 99 कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। 99 में जैसे ही हमने 1 ऐड किया, एक जोड़ा, हमें 3 अंकों की संख्या मिली। इसका मतलब ये हुआ कि 99 से बड़ी 2 अंकों की संख्या कोई सी नहीं होती। और अच्छा, 100 में से जैसे ही हम एक माइनस करते हैं तो हम 3 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या पर पहुंचते हैं, क्योंकि 100 में 3 डिजिट है, जबकि 99 में केवल ओनली 2 डिजिट है। इसका मतलब हमें पता चला कि 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो अच्छा, यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि 9 जितने टाइम्स होता, अच्छा 9 1 टाइम्स था तो 9 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या थी। 9 2 टाइम था तो 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या थी। अच्छा, 10 केवल 1 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है तो वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी। 100 लिखा हुआ था, मतलब 1 के बाद 0 0 लिखे हुए थे, तो टोटल डिजिट 3 थे, तो ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या थी। इसका मतलब हमें पता चलता है, अगर हमसे कोई बड़ा नंबर पूछता है, कौन सा पूछता है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है। जैसे हमसे कोई नंबर पूछा, मानकर चलिए ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। आपको कुछ नहीं करना, 3 टाइम्स 9 लिख देना है। क्या लिख देना है, 3 टाइम्स 9 लिख देना है। आपसे कोई पूछता है 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, कुछ नहीं करना, 7 टाइम्स 9 लिख देना है और कुछ लिखना ही नहीं है। 7 टाइम्स 9 लिख दिया, ये 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। सीधी सी बात, ग्रेटेस्ट नंबर जितने नंबर का पूछे उतने टाइम 9 लिख देना। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में हो क्या रहा था, पहले 1 लिखा हुआ था, 2 डिजिट का पूछा था, पहले 1 लिखा हुआ था, फिर 0 लिखा हुआ था। अच्छा, 3 डिजिट का पूछा, पहले 1 लिखा हुआ था। अच्छा, ये 1 हो गया, कितने डिजिट की कमी रही, 3 डिजिट का पूछा है ना, तो 2 डिजिट की कमी रही, वो पूर्ति हो गई हमारी 0 से। हमें भी क्या करना है, अगर हमसे कोई छोटा डिजिट पूछता है, मतलब कोई छोटा नंबर पूछता है, हमसे पूछा 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। जितने अंकों की कमी है, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने अंकों की कमी है वो कमी पूर्ति कर देंगे हम 0 लगाकर। जैसे 3 डिजिट का पूछा है, 1 लगा दिया, अभी कितने डिजिट की कमी और है, 2 डिजिट की कमी है। क्यों, 1 तो अपने आप में एक डिजिट तो है ना, तो हम 2 डिजिट की कमी पूरी कर देंगे 2 0 लगाकर। अच्छा, हमसे कोई पूछता है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। पहला काम क्या होगा हमारा, पहला काम क्या है, 1 लिख देना। अच्छा, 7 डिजिट की पूछिए, 1 तो हम लिख चुके हैं, कितने की कमी है, 6 डिजिट की कमी है। कितने की कमी है, 6 डिजिट की, 6 बार 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अच्छा, आपको किसी भी नंबर का पूछे, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 8 टाइम 9 लिख दीजिए, 7 डिजिट का 7 टाइम 9 लिख दीजिए, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 3 टाइम लिख दीजिए, जितने का पूछे उतने टाइम 9 लिख दीजिएगा।
अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है, पहले 1 लिखना है, उसके बाद जितने अंकों की कमी हो उतनी 0 लगा देना है। अच्छा, उतनी 0 नहीं लगाना जितने अंक का पूछा है, क्योंकि इस 1 को भी आपको गिनना है। जैसे 3 डिजिट का पूछा था तो हमने 2 0 लगाई हैं, 7 डिजिट का पूछा था तो हमने 6 0 लगाई हैं, क्यों, 1 को भी तो उन अंकों में गिनना है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपके लिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपके लिए दिखाए जा रहे हैं उनके लिए एक बार जरूर आप अपनी रफ कॉपी में कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अंकों से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या तो हमने देख ली कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की, और सब कुछ देख लिया है। अच्छा, कुछ इस तरह के प्रश्न अगर आ जाएं कि 5, 7, 2 और 3 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2, 4, 1, 8 से मिलकर बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या बताइए, तब हम किस तरह से इन सवालों को करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, जब हमने संख्याओं की तुलना सीखा था तब हमने क्या देखा था कि अंतिम अंक का जो अंक बड़ा होता था उस संख्या को हम बड़ी कहते थे। तो यहाँ पर भी उसी बात से समझते हुए हम लिखते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम बड़ा नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़ा नंबर। इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, सबसे पहले 7 लिख देंगे। ठीक है, इससे बड़ा कौन, इसके बाद लास्ट सेकंड बड़ा कौन सा है, लास्ट सेकंड हमारा है 5, हम 5 लिख देंगे। इसी तरह से अब कौन सा है, 3, हम 3 लिख देंगे, और फिर क्या लास्ट में क्या है, 2। ये इन 5, 7, 2 और 3 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसके बाद, बस ये सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, इसका उल्टा जो स्मॉलेस्ट नंबर में इसका उल्टा करना है, सीधा उल्टा। इधर हम सबसे बड़ा नंबर लिख रहे थे, अब इधर सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। अच्छा, इससे बड़ा कौन सा है, 3 है, हम 3 लिख देंगे। इससे बड़ा कौन सा है, 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। और अंतिम बड़ा कौन सा है, 7 है। बस इसी तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2, 4, 1, 8 से मिलकर बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या में अब क्या करेंगे, अब तो आप भी सीख गए हो, बताओ। बिल्कुल सही जवाब आपका 8 सबसे बड़ा है, सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, सबसे आखिरी में लिखेंगे। इसके बाद कौन सा है, 4 है, फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 1 है। अच्छा, आपके लिए बड़ी संख्या तो आ गया, अरे छोटी भी आ गया आपके लिए। सबसे छोटा नंबर अंतिम में लिखना है। अंतिम में कौन सा लिखना है, सबसे छोटा। कब लिखना है, जब सबसे छोटी संख्या देखनी हो। 1 है, इसके बाद कौन सा है, 2 है, इसके बाद कौन सा है, 4 है, और इसके बाद कौन सा है, 8 है। अच्छा, अगर आपको इस तरह के प्रश्न जाए तो आपको उन्हें इस तरह से बड़ी और छोटी संख्या को लिखने में तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। उम्मीद है आप दिए हुए प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नंबरों की तुलना हमने सीख ली है, छोटे बड़े नंबर हमने सीख लिए हैं। अब देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए, वैसे तो स्पष्ट लिख रहा है कि आरोही या बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या रहा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। जिस तरह से प्रेयर में आपकी लाइनें लगाई जाती हैं ना, पहले सबसे आगे छोटे बच्चे को किया जाता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये कौन सा होता है, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब इसी का उल्टा, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये होता है हमारा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, दिक्कत यहां नहीं आती कि ये समझ में नहीं आता, बल्कि दिक्कत यहां आती है इन्हें हम याद नहीं रख पाते। हम भूल जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आएगा या बड़ा आएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में यही समस्या हमारी रहती है। अच्छा, समस्या का निपटान करने के लिए तो मैं आपके सामने हूं। मैं किस लिए हूं, इसीलिए हूं। देखिए, इनके नाम में छुपा हुआ है आरोही। हिंदी वाले पहले समझेंगे, आरोही। कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, आरोही तो 3। अवरोही में कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4। कितने अक्षर हैं, 4। अच्छा, 3 कम होते हैं या 4 कम होते हैं, भैया 3 कम होते हैं। तो आरोही में सबसे पहले कम मतलब छोटा, सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। 4 मतलब कि बड़ा नंबर, तो पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे
अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भी मेरे दोस्त मुझसे नाराज नहीं होंगे। देखिए आपके लिए भी क्या करना है, असेंडिंग। असेंडिंग आप बताइए अल्फाबेट में ABCD में ए कौन से नंबर पर आता है? अरे बच्चा बच्चा जानता है कि A फॉर एप्पल सबसे पहले आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? A फॉर एप्पल, फर्स्ट नंबर पर पोजीशन होती है इसकी। अच्छा, D फॉर डॉग, डिसेंडिंग की पहला अक्षर कौन सा है? पहला लेटर है हमारा डी फॉर डॉग। डॉग कौन से नंबर पर आता है? हम सभी को पता है D फोर्थ नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? फोर्थ। अच्छा, 1 छोटा होता है या 4 छोटा होता है? आप कहेंगे 1 छोटा होता है। तो इसमें जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, इसमें मतलब A मतलब इसकी पोजीशन फर्स्ट पर है और फर्स्ट हमारा छोटा होता है, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फोर्थ पोजीशन, 4 मतलब कि बड़ा नंबर, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अच्छा, याद रखने में अब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। रात में भी कोई जगह कर पूछ लेगा तो आप सही आंसर कर देंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ आगे क्या लिखते हैं, हम उसे समझते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधी सी बात आपको याद रखने के लिए एक ये बना लेना, आरोही बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरह से हमारा क्रम चलता हुआ जाएगा। अगर केवल आप इसको याद रख लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसी का उल्टा बनाना है। सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा, बस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। संख्याओं के प्रश्न देखते हैं किस तरह से। इधर लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि इनके लिए आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे कि यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल इन्हें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। अच्छा, किस किस को करना है? 54, 28, 61, 89। अच्छा, नंबर कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये तो हम सीख चुके हैं। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को हम करने की अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो असेंडिंग मतलब आरोही, आरोही मतलब कम डिजिट, ए मतलब फर्स्ट पोजीशन, मतलब सबसे पहले छोटा आएगा। तो सबसे पहले इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बोलेंगे 28 है, हमने 28 लिख दिया। अच्छा, इससे बड़ा कौन सा है? क्योंकि छोटे के बाद उससे बड़ा आता है, केवल डायग्राम को देखकर हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। 28 के बाद हमारे सामने क्या है? 54। अब हम 54 लिखेंगे। इसके बाद क्या है? आप कहेंगे 61 है। सबसे बड़ा कौन सा है? 89 है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर बच्चों का खेल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? इसी का उल्टा करना है। डिसेंडिंग सबसे बड़ा पहले आएगा। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 89 है। फिर इसके बाद कौन सा है? 61 है। और फिर इसके बाद कौन सा है हमारा? 54 है। और इसके बाद हमारा सबसे छोटा नंबर है 28 है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन के हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख लिया, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का डायग्राम क्या है? ए मतलब फर्स्ट पोजीशन, आरोही मतलब कम डिजिट, कम डिजिट मतलब कि छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, छोटा सबसे पहले आएगा। इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है? हमें दिख रहा है 129 है। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? हमको दिख रहा है 289 है। इससे बड़ा कौन सा है? 432 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? 546 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी का उल्टा करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर को देख लेते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 546 सबसे बड़ा है, फिर 432 है, 289 है, फिर 129 है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, सीख क्या चुके हैं, औरों को सिखाने लायक भी हो चुके हैं। इन डायग्रामों को अगर मन में बसा लिया, इस कॉन्सेप्ट को बसा लिया कि ए मतलब फर्स्ट पोजीशन, आरोही मतलब कम डिजिट, कम मतलब छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, और इस चीज़ को अगर आपने अपने दिमाग में बसा लिया तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चनों को आपको जरूर सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि संख्याओं में हमें कॉमा का यूज़ कहाँ करना है या अल्पविरामों का प्रयोग हमें कहाँ करना है। देखिए संख्याओं को पढ़ते समय में आपने कई बार बड़ी बड़ी संख्याओं में कॉमा लगे हुए तो देखे ही होंगे, और वो हमारी पढ़ने में किस तरह से मदद करते हैं आइए देखते हैं। देखिए किसी भी संख्या में कॉमा का यूज़ दो तरह से होता है। क्यों? क्योंकि संख्यांकन की पद्धतियाँ दो हैं। एक संख्यांकन की भारतीय पद्धति है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एक संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए दोनों में हम पढ़ते किस तरह से हैं, जैसे हमने बचपन से नंबर को पढ़ना सीख रखा है। कैसे? जैसे हमारे सामने ये नंबर लिखा हुआ है, अगर इसे हमें पढ़ना है तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? वंस,
टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और इस तरह से आगे चलते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से पढ़ते हुए जाते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इसे पढ़ेंगे कैसे? जैसे 10 अरब तक गए तो 59 अरब, देखिए जहां जहां पढ़ता जा रहा हूं वहां वहां कॉमा लगाता जा रहा हूं, 83 करोड़, 26 लाख, 15,432। पढ़ लिया, जहां जहां पढ़ा वहां वहां मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये लिख रहा है 1, 10, 100,000, 10,000, इस तरह से सारा। इधर देखिए, अगर इसी संख्या को, देखिए संख्या एकदम सेम है, इसी संख्या को अगर इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़ना है, अच्छा इस सिस्टम में हमने कहीं पर भी मिलियन या बिलियन का जिक्र नहीं किया, मिलियन और बिलियन यहां आएंगे। अच्छा, मिलियन का मतलब लाख नहीं होता, बिलियन का मतलब करोड़ नहीं होता, ये संख्यांकन की अलग अलग पद्धति में यूज होते हैं। जैसे यहां पर लाख और करोड़ आपको कभी नहीं मिलेंगे, यहां आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन मिलेंगे, जबकि यहां आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कभी नहीं मिलेंगे, लाख, करोड़, अरब इस तरह से मिलेंगे। तो आपको अगर ये लगता हो कि मिलियन का मीन्स लाख होता है या बिलियन का मीन्स करोड़ होता है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। अब सुनिए, इसी संख्या को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। हम इसे पढ़ेंगे 1, 10, 100 तक पढ़ा, इसके बाद बोलते हैं 1000, 10,000। अच्छा, वहां पर हम 10,000 के बाद लाख पर आते थे, यहां पर 10,000 के बाद मिलियन पर नहीं आएंगे, बल्कि 100,000 तक जाना है। मतलब 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद हमें बोलना है बिलियन, 10 बिलियन, और आगे नंबर होता तो बोलते 100 बिलियन, इस तरह से ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से हम चलते जाते। देखो पहला अंतर तो क्या हो गया कि हमें इसमें जो हम 10 का अंतराल लेते थे, जैसे हमने बोला 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब हमेशा हम केवल 10 बोलने के बाद उसकी जो यूनिट होती थी उसे चेंज करते थे। एक बात, इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारी यूनिट बदलना है वो हमें 100 के बाद बदलना है। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से। अच्छा, रही बात कॉमा की, तो कॉमा किस तरह से लगाएंगे इसे हम पढ़ते हैं। हमने इसे कहाँ तक पढ़ा? 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, तो 59 बिलियन, 832 मिलियन, 615,432। अच्छा, दोनों को पढ़ना समझ में आया क्या? देखिए एक बार और समझिए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार हम संख्या को किस तरह से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हमेशा 10-10 के बाद हम यूनिट को बदलते जाते हैं। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं, हम 100 तक जाते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख नहीं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, और आगे होता तो हम बोलते 100 बिलियन। इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यहाँ पर हम 2 डिजिट को एक एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ 3-3 को एक साथ पढ़ना है। जो यूनिट जिस नंबर पर आएगी उसे उसी के अनुसार हमें पढ़ना है। अच्छा, अब आगे समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें सीधा कॉमा लगाना आना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? हमें सीधा कॉमा लगाना आना चाहिए। इतना बड़ा हम कब तक पढ़ेंगे? तो सुनिए, कोई भी नंबर हो। अच्छा, इनमें मैंने कॉमा लगा दिया था, जहां जहां पढ़ रहे थे वहां वहां कॉमा लगा दिया था। अब मैं इनका कॉमा हटा रहा हूं, ठीक है, सभी का कॉमा हटा रहा हूं और बिना कुछ किए डायरेक्ट कॉमा लगाने का यूज भी मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए, जब आप भारतीय संख्यांकन पद्धति को देखेंगे तो हमें पता है कि हम हमेशा यूनिट को 10-10 के आंकड़े से परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। जैसे 10,000 के बाद लाख बोलते हैं, फिर लाख के बाद 10 लाख, फिर हम करोड़ बोलते हैं, करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर यूनिट चेंज करते हैं। तो सुनिए, 10 कितने डिजिट बाद आ जाता है? 2 डिजिट बाद। तो सबसे शुरुआत में क्या करना है?
3 डिजिट बाद कॉमा लगाना है। पहली बात ये याद रखनी है कि 1 से 10 से 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हमें कॉमा लगाना है। इसके बाद 2-2 डिजिट के अंतराल पर कॉमा लगाना है। 2-2 के पर क्यों लगाना है? क्योंकि हम हमेशा 10 के बाद हम यूनिट चेंज कर देते हैं। तो देखिए 2-2 के बाद लगा लीजिए, आपका जो भी आएगा वो आपका मतलब करेक्ट कॉमा लग जाएगा और आप उसे पढ़कर भी देखेंगे तो बिल्कुल सहजता से आप पढ़ पाएंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें सभी में 3-3 के बाद लगाना है। 3-3 के बाद क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें 100 तक हम पढ़ते थे, 100 के बाद ही तो यूनिट चेंज करते थे ना। तो देखिए इधर हमने फर्स्ट में 3 से, फिर इधर भी 3 बाद, इधर भी 3 बाद, और इधर जितने भी बच रहे हैं वो आखिरी में 1 भी बच सकता है, 2 भी, 3 भी, जितने भी बचे वो बच सकते हैं। आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड से कॉमा लगाना स्टार्ट करना है, आगे से नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। राइट साइड से स्टार्ट करना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 पर लगाना है पहले, फिर 2-2 के अंतराल से लगाना है। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में शुरुआत से ही 3-3 से लगाना है और 3-3 से चलेंगे। इन दोनों में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम 10 के आंकड़े पर बदलते हैं तो 2 डिजिट बाद लगेगा। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100 के बाद बदलते हैं, इसलिए 3 अंकों के बाद लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो, वीडियो को वापस से रिपीट करिए, मैं दोबारा समझाऊं या आप वीडियो को रिपीट करें, एक ही बात है। आपके लिए जो स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप उन्हें दोनों पद्धतियों के अनुसार पढ़ने की कोशिश करें, उन पर कॉमा का यूज करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि संख्याओं के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेस वैल्यू मतलब कि जिस संख्या में जिस डिजिट की जो प्लेस पर वैल्यू रहती होगी वही तो प्लेस वैल्यू है। मतलब संख्या में जैसे अंकों का स्थानीय मान देखना है, जिसमें जैसे मुझे इस संख्या में 8 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 8 जिस प्लेस पर है वही तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। देखिए कैसे करते हैं, जैसे सभी इस संख्या में इसके सभी अंकों की प्लेस वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 की, किसकी देखते हैं? 2 की। अच्छा 2 को हम गिनते कैसे हैं? वंस। कैसे गिनते हैं? वंस बोलते हैं इस पर। तो आप 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 जा कितना होगा? 2। अच्छा इधर ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू मीन्स हम उसे गिनने पर उस पर क्या बोलते हैं? वंस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस। तो 3 की प्लेस वैल्यू के लिए हम 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का क्यों? क्योंकि वंस टेंस हम पढ़ने में उसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, इसलिए 3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 10 जा 30 आ जाएगा। इसी तरह से 8 का करेंगे तो हम क्या होगा? अब तो आपका जवाब आना चाहिए 100, क्योंकि 1 से 10 से 100, और अब हमें 8 का किससे इंटू करना है? 100 से इंटू करना, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से 5 का देखेंगे तो ये कौन सा होगा? 1000 होगा। 1000 होगा तो 5 में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। अच्छा ये 5 की प्लेस वैल्यू है, ये 8 की है, ये 3 की है, ये 2 की है। आपको इनकी प्लेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझिए, देखिए अगर हम इनका सम करें, सम करना नहीं है एक्चुअल में, आपको बता रहा हूं कि अगर हम इनका सम करें, अगर हम इनका सम करते हैं तो देखिए 2 का 2 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा और 5 का 5 आ जाएगा। आप इन्हें जोड़कर देख लीजिएगा, प्लस करके देख लीजिएगा, नंबर हमें वही मिलता है। देखिए ये नंबर और ये जो हमारा क्वेश्चन वाला जो हमारा नंबर था वो सेम है या नहीं है? देखिए बिल्कुल सेम है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर के सभी अंकों की अगर हम प्लेस वैल्यू का सम करें तो हमें वापस से वही नंबर मिलता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा उम्मीद है आपको ये प्लेस वैल्यू तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे सामने कोई नंबर है 239, हमसे बोला कि प्लेस वैल्यू इनकी बताइए, तो प्लेस वैल्यू तो आप इस तरह से बता देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इनकी प्लेस वैल्यू में हम इसी को प्रसारित रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? इसको प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप मतलब क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम इधर 2 की लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं, 2 की प्लेस वैल्यू। अच्छा 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 के पीछे का मतलब इसकी प्लेस पर वैल्यू क्या है? 1 से 10 से 100 है तो 2 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाना है? क्योंकि हमें पता है प्लस करने पर हमें वही नंबर मिलेगा और हमें इसी नंबर को प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब बड़े रूप में लिखना है। तो हम इस तरह से करेंगे।
अब लिखेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से 10, किससे करेंगे, 10 से करेंगे, 10 से करेंगे। तो हमने इसका 10 से गुणा कर दिया, फिर प्लस किया। प्लस क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि प्लस करने पर हमें वापस वही नंबर मिलता है। अब 9, अच्छा 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 9 का 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये चीज और ये चीज एक ही तो है, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है 200 आएगा, 3 का 10 से किया तो 30 आएगा, और 9 का 1 से किया तो 9 1 9 आएगा, और इन्हें जोड़ेंगे तो 239 ही तो आना है। मतलब कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये हमने सीख लिया कि प्लेस वैल्यू का यूज करते हुए, स्थानीय मान का प्रयोग करते हुए हम किसी संख्या को प्रसारित रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज के इस सेशन में, इस इंट्रोडक्शन में इतना ही। आगे मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के जहां पर हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।